अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि आपने दुबई में जॉब कैसे सर्च करनी है और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और क्या क्या किस किस फेज़ से आप गुज़रोगे। तो मैंने इस वीडियो में ना इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। तो उन 2 हिस्सों को मैंने नाम दिया है। जो पहला हिस्सा है वो है ये है कि आपने बिफ़ोर यू फ्लाई, इससे पहले पहले क्या करना है, और दूसरा हिस्सा है आफ्टर लैंडिंग इन दुबई। ठीक है, तो पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि यूएई आने या दुबई आने से पहले आपने क्या करना है, और दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप दुबई पहुंच गए तो आपने क्या करना है, कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आप अभी अपनी कंट्री में ही हैं, यूएई में नहीं आए, तो आपने क्या क्या काम कंट्री में रहते हुए कर लेने हैं। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। जब आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको कंप्लीट प्रोसेस की समझ आएगी। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं वॉच करेंगे तो फिर बहुत सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से आपको फिर चीज़ें समझने में बहुत मुश्किल होगी। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो देखने के बाद अगर किसी चीज़ में, किसी टॉपिक में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने मुझे लाजमी बताना है, तो मैं वो फिर आपके लिए वीडियो स्पेशल शूट करके दोबारा अपलोड करूँगा। तो ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो चलें हम अब अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। दुबई आने से पहले बिफ़ोर यू फ्लाई, उसमें आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने यूएई की रजिस्टर्ड सिम ढूंढनी है। वो आपके किसी दोस्त से मिल जाए, किसी कज़न से मिल जाए, किसी भी जानने वाले से मिल जाए। वो सिम आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपने जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं ना उस पर अपना प्रोफाइल बनाना है, तो उसमें मोस्टली वो ओटीपी मांग लेती है। मोस्टली जो ऐप्स हैं उधर ओटीपी मांग लेती है। तो ओटीपी के लिए आपको रजिस्टर्ड यूएई की सिम चाहिए। लेकिन अगर आपको सिम नहीं मिलती तो फिर आप अपने जो होम कंट्री है, लाइक अगर आप इंडिया में तो इंडियन सिम, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सिम, और अगर आप बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश की सिम यूज़ करके कोशिश करनी है कि आपका प्रोफाइल रजिस्टर्ड हो जाए। नहीं तो आप ईमेल भी उधर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपने पोर्टल्स पे अपने प्रोफाइल बनाने हैं, तो उन पोर्टल्स की जो मेन वेबसाइट है ना, ये मैंने 5-7 आप लोगों के लिए लिखी हैं। तो उनमें सबसे पहले जो आती है ना वो है डोबीज़ल। डोबीज़ल जो फ्रेशर के लिए ना बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें क्या है कि आप अपना ऐड डाल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अकाउंटेंट हो और अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप लिखोगे कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है और मेरा कंट्री में ये एक्सपीरियंस है, मैं अवेलेबल हूँ इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए। तो फिर लोग आपको ऐड देख के कांटेक्ट करेंगे। तो जब आपको ऐड के हिसाब से कांटेक्ट किया जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसमें रिस्पांस मिलता है। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक पेड ऐड होती हैं, एक अनपेड होती हैं। पेड में ये होता है कि आपने समथिंग 50 दरम या 17 दरम या 100 दरम लगाना है और आपकी ऐड फिर टॉप पे रहेगी। जो फ्री वाली हैं वो नीचे चली जाती हैं। जैसे आप ऐड पेस्ट करते हो कुछ और के बाद वो नीचे चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐड कोई जन बंदा आके अकाउंटेंट की ऐड सर्च करे तो सबसे टॉप पे है, तो फिर आप पेड पे जाओगे, उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद है मोरजान, ये भी सेम एक ऐप है। इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट लोगों ने पोस्टिंग की होती है सेक्टर के वाइज, लाइक अकाउंट सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, इंजीनियरिंग है। तो उसमें आप जाते हो, लोगों एम्प्लॉयर ने भी ऐड डाली होती है और आप भी ऐड डाल सकते हो। और इधर मोस्टली आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है, ईमेल एड्रेस भी मिल जाता है, तो उधर आप अपनी सीवी फॉरवर्ड करते हो। फिर व्हाट्सएप पे अगर नंबर मिल जाता है तो आपकी कम्युनिकेशन फास्ट होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऐप है जॉब सर्चिंग के लिए। उसके बाद इंडीड आ जाती है। ये एक ऑनलाइन सीवी है। लाइक आप अपना जो जिस तरह भी सीवी बनाते हैं वो हार्ड कापी होती है, आप अपने पास रखते हो। इधर आप अपनी ऑनलाइन सीवी बना दोगे कि उधर अगर किसी को, आप अकाउंटेंट हो तो अगर अकाउंटेंट के लिए सर्च कर रहा है तो वो इधर आके सर्च करेगा और आपकी सीवी शो होगी। और अगर एम्प्लॉयर को आपकी सीवी में इंटरेस्ट होगा तो वो आपसे
कम्युनिकेट कर लेगा वो थ्रू वेब, ईमेल भी हो सकती है, थ्रू मोबाइल कॉलिंग भी हो सकती है, वो किसी भी ज़रिए से हो सकती है। उसके बाद बेहत है, ये भी सेम इंडीड की तरह है। ये गल्फ़ टैलेंट ये भी ऊपर वाली दोनों की तरह है। नौकरी गल्फ़ ये भी सेम ऑनलाइन आपकी सीवी होती है, प्रोफाइल बनता है। इसमें आप जॉब सर्च भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो इन वेबसाइट पे, और आपकी सीवी भी अवेलेबल होती है, एम्प्लॉयर भी सर्च कर सकते हैं कैंडिडेट के बारे में। इन 4-5 जो वेबसाइट हैं इन पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद आई वांट टू वर्क की एक नई एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुई है, इसका भी अच्छा है। इसमें क्या है कि ये आपको बताती है कि इस एरिया में ये पोजीशन पे ये बंदा चाहिए, उसकी इतनी सैलरी है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार मैं जो जॉब सर्च कर रहा हूँ मार्केट में कितनी अवेलेबल है, क्या पैकेज मिल रहा है। उसके बाद आपको उधर से एम्प्लॉयर का नंबर मिल जाएगा, आप उधर उसको कॉल करो, एम्प्लॉयर आपको फीडबैक देगा कि ठीक है आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए या नहीं आना इंटरव्यू के लिए। उसके बाद लिंक्डइन, आपको पता ही है लिंक्डइन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जॉब सर्चिंग के लिए। इसमें आपको कंपनीज़ के सीईओ वगैरह, एचआर मैनेजर काफ़ी लोग मिल जाते हैं। आप उनसे कनेक्शन बनाओ, फिर उनसे कम्युनिकेट करो, तो आपको उधर से भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, प्रोफाइल बन जाए, तो इससे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन फ्रेशर के लिए भी आपको नहीं पता कि किस डोर से आपके लिए जॉब का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अच्छा, जब इन पोर्टल्स पे आपने अकाउंट बनाना है ना, अपना प्रोफाइल बनाना है ना, तो उसमें आपने एक बहुत चीज़ पे फोकस रखना है कि आपने ना पहले, अगर आप अकाउंटेंट आ रहे हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि अकाउंटेंट की जितनी भी जॉब्स आई हैं उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट होगा कि उसको अकाउंट्स पेबल का पता हो, रिसीवेबल का पता हो, बैलेंस शीट का पता हो, प्रॉफिट एंड लॉस का पता हो, उसको इनवॉइसिंग का पता हो, उसको जर्नल एंट्रीज़ का पता हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपने जॉब्स डिस्क्रिप्शन से ढूंढ के फिर अपना प्रोफाइल उसके हिसाब से बनाना है। ठीक है कि लाइक अगर कोई बंदा देख रहा है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज है, जिसके पास बैलेंस शीट का नॉलेज है, जिसके पास अकाउंट पेएबल का नॉलेज है, जिसके पास पेरोल का नॉलेज है, जिसके पास पेटी कैश का नॉलेज है, जिसका कैश हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, जिसके साथ पास बैंक डीलिंग का एक्सपीरियंस है। तो आपने ये चीज़ें अपनी सीवी पे डालनी है, ताकि जब ऑनलाइन पोर्टल पे आपका प्रोफाइल, जब कोई बंदा उस रिक्वायरमेंट को सर्च करे तो आपका प्रोफाइल उधर शो हो कि ये बंदे में ये क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। ना कि आप जस्ट मेंशन कर दें कि मैं अकाउंटेंट हूँ और लिखा कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे अकाउंटेंट को कोई नहीं मानता। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ आपका एक्सपीरियंस मैच हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं काम ही नहीं किया तो फिर कैसे आएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस। उस सूरत में आपने कहीं पे स्टडी तो की है ना, आप किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो, तो उस यूनिवर्सिटी में आपने सीखा होगा। अगर आपने बीबीए किया है, एमबीए किया है, एसीसीए किया है, सीए किया है, तो आपके इंस्टीट्यूट ने भी तो आपको सिखाया है ना वो चीज़ें जो जॉब में रिक्वायर है। तो इसमें भी आपने देखना है कि फिर आपने अपनी जो स्टडी है उसमें ये चीज़ें मेंशन करनी है कि मैंने ये जो डिग्री ली है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बीबीए की डिग्री ली है, तो मैंने बीबीए में पेटी कैश सीखा है, मैंने अकाउंट पेबल सीखा है, मैंने पेबल सीखा है, मैंने ट्रायल बैलेंस सीखा है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सीखा है, मैं बैलेंस शीट का नॉलेज रखता हूँ। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल नहीं काम किया, लेकिन मेरे पास इन चीज़ों का नॉलेज है जो मैं इधर प्रैक्टिकली यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इस पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, और ये काम आपने अपने मुल्क में रहते हुए कर लेने हैं। अगर आप यूएई में आएंगे तो आपके पास ये इन चीज़ों का टाइम नहीं होगा। सपोज़ आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने इस विंटर में यूएई में आना है, तो आप एक विंटर पहले ये चीज़ों पे काम स्टार्ट कर दें, ताकि आपका प्रोफाइल बन जाए, आपके पास चीज़ों का नॉलेज आ जाए, पाकिस्तान में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए, बांग्लादेश में बैठे हुए, नेपाल में बैठे हुए। तो ये पोर्टल की आपको आई होपफुली अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो कि उसमें डिफरेंट डिटेल्स पूछी होंगी, तो फिर मुझे आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको फिर जो मज़ीद उस पर एक वीडियो बना के चीज़ें मज़ीद क्लियर कर दूँगा। अच्छा,
वो सब होने के बाद अब आपका जो सबसे पहला टारगेट है ना, वो यूई में आने के लिए आपकी डिग्री अटेस्टेशन है। ठीक है, आपने पोर्टल पे प्रोफाइल बना लिए। अब आपने अपनी जो डिग्रीज़ है ना, अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में आना चाह रहे हो, प्रोफेशनल वीज़ा लेना चाह रहे हो, तो आपकी डिग्री लाजमी अटेस्टेशन हो। अगर सपोज़ आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पहले HEC से, उसके बाद जो पाकिस्तान की लोकल एम्बेसी है, और उसके बाद जो यूई की पाकिस्तान में एम्बेसी है, इन तीनों जगह से अपनी डिग्री लाजमी टेस्ट करवा लेनी है। अगर आप टेस्ट नहीं करवाओगे तो इसका नुकसान क्या होगा कि इधर आपका प्रोफेशनल वीज़ा नहीं लगेगा। फिर आपका वीज़ा तो लग जाएगा, आप काम बेशक अकाउंटेंट का कर रहे होगा, लेकिन आपका हो सकता है वीज़ा बस ड्राइवर का हो। मेरे साथ ये हो चुका है, एक्सपीरियंस है एक्चुअली। मैं था उनका अकाउंटेंट, लेकिन मुझे उन्होंने वीज़ा बस ड्राइवर का दिया हुआ था, क्योंकि मेरे पास मेरी डिग्री नहीं थी। उसके बाद आपने मुल्क में रहते हुए इधर का लेबर लॉ लाजमी पढ़ लेना है, ताकि देखें आपकी जो उधर एक क्या बोलते हैं कि एक सोच बनी हुई है कि मैं यूएई में जाऊंगा, दुबई में जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे मिलेंगी चीज़ें। ये कंसेप्शन आपकी ख़त्म हो जाए। जब आप लेबर लॉ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। और इसी तरह कंट्री के लॉ भी आपने पढ़ लेने हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह इधर ट्रैफिक की रेगुलेशंस हैं, अगर आप रोड को ऐसी जगह से क्रॉस करते हैं जिधर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी हुई, तो आपको फ़ाइन आएगा 400 दिरहम का, जो पाकिस्तानी तकरीबन 20,000 बनता है अभी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना कंट्री के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने मुल्क में बैठे हुए ही सॉफ्टवेयर लाजमी सीख लो। MS ऑफिस की तो ऑल एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए ना, ये तो मैंडेटरी है। आप किस भी फील्ड में आते हो ना, इनका आपके पास बेसिक नॉलेज लाजमी हो, क्योंकि ईमेल आपको करनी ही पड़ेगी, एक्सेल आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, पावर पॉइंट थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा, वर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 4 एप्लीकेशन तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अकाउंट्स में आ रहे हो तो इधर 3-4 सॉफ्टवेयर चलते हैं। उसमें टैली है, क्विकबुक है, सेज है, सैप है, ओरेकल है। ठीक है, उसके बाद एडवांस हैं जो वो आपको, अगर आपकी कंपनी है तो वो ट्रेनिंग भी दे देते हैं, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन ये बेसिक हैं जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं वो यूज़ करती हैं। तो इन सॉफ्टवेयर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप IT में हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इंजीनियरिंग में भी तो ये आप अपनी फील्ड के जो सॉफ्टवेयर हैं 2-3, उनका आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जॉब सर्चिंग में। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास यूई का नंबर मिल चुका है ना, तो आपने उधर से हार्ड कॉपी प्रिंट लाजमी लेके आनी है अपनी कंट्री से। अगर आप नहीं लेके आओगे तो इधर आपको 1 दिरहम की 1 कॉपी मिलती है। अगर आपकी CV 2 पेज की है तो आपको 2 दिरहम देने पड़ेंगे, जो पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो 100 रुपीज़ बनता है, जो बहुत हाई है इधर की। पाकिस्तान में 10 से 15 रुपये में एक पेज की प्रिंट कॉपी मिल जाती है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी कंसीडर करना है कि अगर आपके पास यूई का रजिस्टर्ड नंबर है तो अपनी CV पाकिस्तान से लेके आए। नहीं तो आप जो मोबाइल नंबर की जगह ना वो ब्लैंक छोड़ दें, इधर ब्लैक पेन से या ब्लैक बॉल पेन से आप लिख दें पेन से नंबर, तो वो भी चल जाएगा। CV की कोशिश करें कि आप अपनी कंट्री से ही 30-40 लेके आएँ, ताकि आपको जब आप CV ड्रॉप कर रहे हैं तो जो एडिशनल कॉस्ट आप पे नहीं लगे। अच्छा, एक और चीज़, लैपटॉप लाजमी साथ लेके आना है। नहीं लेके आना तो आपके पास यूई में लैपटॉप लाजमी चाहिए। लैपटॉप नहीं होगा तो आपकी जॉब सर्च सीधी 20% पे आ गिरेगी, क्योंकि आप सिर्फ फ़िज़िकल में जाओगे, फ़िज़िकल CV ड्रॉप करोगे, व्हाट्सएप पे ड्रॉप करोगे, मोबाइल से करोगे अप्लाई, तो वो मोबाइल से उस तरह अप्लाई नहीं होता। मोबाइल में भी अभी अच्छे मोबाइल आ गए हैं। अगर आपके पास नोट है, iPhone 13 है, तो फिर तो आप कर सकते हो कि मोबाइल आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास हल्का मोबाइल है तो मोबाइल उस तरह आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लैपटॉप पे जिस तरह आप काम कर सकते हो मोबाइल में कभी भी नहीं कर सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि लैपटॉप आपके पास होना चाहिए अगर आप जॉब सर्चिंग के लिए इधर आ रहे हो। अगर आप प्रोफेशनल में आ रहे हो, अगर आप ड्राइवर वगैरह में आ रहे हो, हल्की जॉब के लिए आ रहे हो, तो उसमें
इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि उधर वो तो आपको हार्ड कापी ही देनी पड़ेगी और वो क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में, तो कि मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के फिर इन्फॉर्मेशन दूँ। आप पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो, नेपाल में बैठे हो, तकरीबन आपका एक आधा जानने वाला लाजमी यूएई में, दुबई में फिर रहा है। ये जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, एक आधा लाजमी आपको कोई दोस्त होगा, कोई रिलेटिव होगा, तो उधर बैठे हुए आपने इधर एक बंदा लाजमी ढूंढ के आना है, जो बंदा आपको इधर सपोर्ट करेगा। सपोर्ट इन अ सेंस कि वो आपको कभी पिक एंड ड्रॉप दे सकता है, वो आपको बता सकता है कि ये जेन्युइन ऑफ़र है या ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। वो आपको गाइड कर सकता है कि यार इधर अकोमोडेशन नहीं रखो, इधर रख लो, इधर चीप है। ठीक है, हर बंदा आपको सीधी बात नहीं करेगा, तो जो आपका जानने वाला दोस्त है वो आपको कम से कम गाइड सही करेगा। तो आपने उधर बैठे हुए एक बंदा ऐसा हो जिसके साथ आपका मोबाइल पे कांटेक्ट हो, जो आपको गाइड करता रहे कि आप पहुंच गए हो, इधर जाओ, ये करो, अकोमोडेशन इधर रखो, फूड ऐसे करो। तो इस वजह से एक बंदा लाजमी आपने ढूंढ लेना है। नहीं है तो मैं हूँ, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अपना नंबर दूंगा, मैं आपको गाइड करूँगा। अच्छा, अब देखें, आपने प्लान कर लिया, आपने प्रोफाइल भी बना लिया, आपने रूल भी पढ़ लिया, आपने डिग्री भी टेस्ट करवा ली, आपने हार्ड कापी भी ले ली, लैपटॉप भी ले लिया, लेकिन आपने पैसे नहीं अरेंज किए, तो आप फिर नहीं आ सकते। लिहाजा आपको जो बजट चाहिए यूएई में आने के लिए, वो मिनिमम 450,000 पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए अभी, क्योंकि 1000 टू 1500 दरम आपका लिविंग कॉस्ट आएगा एक मंथ का। और अगर आप 3 मंथ के लिए आते हो तो तकरीबन ये 4000 टू 6000 तक आपकी लिविंग कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको टैक्सी भी यूज़ करना पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना पड़ेगी, अकोमोडेशन भी, प्लस आपने वीज़ा लेना है, वीज़ा की कॉस्ट 1000 है। एयर टिकट डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में आ रहे हो, वो भी 1000 टू 3000 है एशिया के लिए, इंडिया पाकिस्तान वगैरह के लिए। ठीक है, तो आपने टारगेट रखना है कि आपके पास 400,000 से 500,000 पाकिस्तानी रुपीज़ हों, इंडियन 200 कर लें, 200 से 250, और बांग्लादेश और नेपाल वाले अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें। तो आप नहीं तो इजी में 7000 से 10,000 दरम तक का आपका बजट होना चाहिए जॉब सर्चिंग के लिए, अगर आप यूएई में आना चाहते हो तो, ताकि आपको इधर आके इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अच्छा, उसके बाद देखें, जो वीज़े की इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पाकिस्तान में बैठे हुए ही पता हो कि वीज़ा किस टाइप का होता है, कितने दिनों में एंट्री होनी होती है, कितने दिनों में एग्ज़िट करना होता है। तो वो मैंने इसलिए सेपरेट स्लाइड बनाई है इसके लिए कि पाकिस्तान में बैठे हुए आपको पता हो कि वीज़े का क्या सीन होगा। तो वीज़े का आपको लाजमी पता होना चाहिए कि वीज़े का क्या सीन होगा। ठीक है ना, तो वीज़े की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मली जो वीज़ा है ना, वो इधर 2 टाइप का विज़िट वीज़ा मिलता है आपको, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा होता है ना, वो 30 डेज़ के लिए होता है। जो लॉन्ग टर्म सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा होता है वो 90 डेज़ का होता है। और ये आपको एजेंट के ज़रिए भी पाकिस्तान से मिल जाएगा, और यूएई जो कौंसलेट है उधर से भी मिल जाएगा, जो आपकी कंट्री का है ना, उधर से भी मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईज़िली मिल जाता है वीज़ा। अच्छा, जब आपने वीज़ा मिल गया आपको, तो आपने अपने लिए रिटर्न टिकट बुक करनी है, क्योंकि अगर आपकी रिटर्न टिकट नहीं है तो वो आपको बोर्डिंग नहीं करने दी जाएगी। तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और आपको जिस दिन वीज़ा मिला ना, उसके 16 डेज़ के अंदर अंदर आपने यूएई में एंटर होना है। अगर 60 से ऊपर होगा तो वो वीज़ा इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड वीज़ा 60 डेज़ तक रहता है, और वीज़ा आपने लॉन्ग टर्म ट्राई करना है 90 डेज़ का, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए, अगर आप 30 डेज़ के लिए आए हो ना, तो 30 डेज़ में आपने फिर एग्ज़िट करना है। लाइक आपका वीज़ा था सिंगल एंट्री
शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा, तो आपने 30 डेज़ में एग्ज़िट करना है। आज सपोज आप फर्स्ट में एंटर हुए हो तो 30 से पहले पहले आपने एग्ज़िट करना है। और यही वीज़ा अगर आपका लॉन्ग टर्म सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है तो वो 90 डेज़ का होता है और उसमें आपने 90 डेज़ में एग्ज़िट करना होता है। ठीक है, वो आप गूगल से चेक कर सकते हो कि आपके 90 डेज़ हो गए हैं इस डेट से इस डेट तक कि नहीं। ठीक है, उससे कोशिश करो कि आप कुछ 4-5 दिन पहले ही एग्ज़िट कर जाओ, तो अगर फ़्लाइट की वजह से कुछ इशू होगा तो फिर पर डे फ़ाइन होता है। मेरे ख्याल में वो 100 से ऊपर है। वो आप ये जो amar247.com है ना, इधर से सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ़ाइन वगैरह की, वीज़े की, और भी जितने भी वीज़े टाइप हैं उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं और कितना ख़र्चा आता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगी। तो यहाँ हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद है हमारा दूसरा पार्ट। अच्छा, तो दोस्तों देखें, हमने पहला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो सेकंड पार्ट है ना उसकी तरफ जाते हैं कि अब आपके पास वीज़ा भी था, एयर टिकट भी थी, रेफरेंस भी था, मोबाइल नंबर भी था, प्रोफाइल भी बन गए थे और अब आप यूएई में लैंड कर गए हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जब आप लैंड करेंगे ना तो सबसे पहली जो आपकी प्रॉब्लम होगी, प्रायोरिटी होगी, वो होगी कि आपने यूएई में रहना है, दुबई में रहना है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे होम, ट्रैवल एंड फूड। ठीक है, ये मैंने एक एक स्लाइड में डाला क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आपने अपने लिए जॉब सर्च करनी है। यूएई में आप पहुंच गए हैं, दुबई में आप हैं, रैश का भी इंतज़ाम हो गया, ट्रैवल का भी हो गया, फूड का भी हो गया, तो अब आपने जॉब सर्चिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद है कि जॉब सर्चिंग के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आ गई है। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू आप सक्सेसफुल हो गए हैं, जॉब ऑफ़र आ गई है, जॉब ऑफ़र है और वर्किंग कंडीशन वगैरह हैं। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। जॉब ऑफ़र भी हो गई है, वर्किंग भी आपको ओके हो गया। फिर है आपका वीज़ा और इमिग्रेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद है कि आपका इधर वीज़ा भी लग गया है, इमिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई हैं, तो आप अब वेकेशन पे जाना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा और कैसे कंट्री में हॉलीडेज़ के लिए जाओगे। हॉलीडेज़ में भी हुए हैं, यूएई में भी आपने 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल लगा लिए। अब आप कहते हो कि बस यार दुबई छोड़ दें, अपने मुल्क में जाके काम करते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लिविंग इन दुबई। इसके 3 पार्ट में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, अकामोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, फूड टू ईट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, हम अब इनको डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अकामोडेशन में आपने शेयर्ड बेड स्पेस लेनी है। बेड स्पेस क्या होती है कि जिधर आपने सोना है ना, बस उतनी स्पेस आपको मिलेगी। ना आपका रूम होगा, ना आपका फ्लैट होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको जिधर आपने सोने की जगह मिलेगी और उधर ही आपने अपना जो लैपटॉप है और जो आपका एक बैग होगा जिसमें आपके ज़रूरत के क्लॉथ होंगे वो रखना है। ठीक है, तो ये वेरी करता है एरिया टू एरिया, फैसिलिटी टू फैसिलिटी। ठीक है, आप अगर चीप एरिया में रहेंगे तो ये आपको 300 में भी मिल जाएगी बेड स्पेस, और अगर आप थोड़े कॉस्टली एरिया में रहेंगे और अच्छी कंडीशन होगी तो ये 600 तक जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आपको बेड स्पेस मिल गया ना, आपका रहने का इंतज़ाम हो गया, सबसे पहला काम, आपके पास अभी तक अगर सिम नहीं है तो सिम लेनी है। और सिम के लिए आपके पास आपका कंट्री का जो पासपोर्ट है ना वो होगा तो आपको सिम मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अपना पासपोर्ट साथ लेके जाओ ओरिजिनल, वो आपको पासपोर्ट पे रजिस्टर्ड करके सिम आपको दे देंगे। ठीक है, नॉर्मली सिम फ्री होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से लोगे तो उधर थोड़ी कॉस्टली मिलेगी, आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, या शॉप से भी आप पे करोगे ना तो वो शॉप से बाय करोगे तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बाज़ार में काउंटर लगे होते हैं, उधर वो फ्री दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उधर काउंटर से आप सिम ले लेना और चार्ज कर लेना, और कोशिश करनी आप प्रीपेड सिम लो।
पोस्ट पेड का इधर फ्रॉड हो जाता है। पोस्ट पेड होती है जिस पे आपको बिल देना होता है हर मंथ के एंड पे, और वो बहुत ज़्यादा आप पे जो है ना उसका ख़र्चा बहुत पड़ जाता है। तो आपने प्री पेड सिम लेनी है, पोस्ट पेड नहीं लेनी, ठीक है। जो एतिसलात की है वो अल वसल के नाम से है, और डू की है पे एज यू गो, ठीक है। ये पैकेज लेना है और क्लियर कर लेना उससे कि मुझे प्री पेड सिम दो, मैंने पोस्ट पेड नहीं लेनी। उसके बाद आपने जितनी जल्दी हो सके वाईफाई ले लेना है। इधर जो शेयर्ड वाईफाई मिलता है, अगर आपके अकोमोडेशन है ना, कुछ में वो फ्री होता है, इंक्लूडेड होता है अकोमोडेशन में, कुछ में वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये आपको जो अकोमोडेशन मिल रही है उधर पहले ही कंफर्म कर लेना कि भाई वाईफाई मुझे मिलेगा साथ में या मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और कुछ में वाईफाई नहीं भी होता तो फिर वो उधर आपको डाटा यूज़ करना पड़ता है सिम पे, जो बहुत कॉस्टली होता है। वाईफाई आपने फ़ौरन अरेंज करना है, क्योंकि आपका काम ही सारा ऑनलाइन है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको रिस्पांस आना है। तो अगर आपके पास वाईफाई नहीं होगा तो आपको डाटा सिम यूज़ करनी पड़ेगी, जो कॉस्टली पड़ेगी। वाईफाई मैंडेटरी है आपके अकोमोडेशन में जब आप जॉब सर्च कर रहे हो। उसके बाद जो इधर लॉन्ड्री है ना, वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बहुत सारी अकोमोडेशन है जिधर ऑटोमेटिक मशीन होंगी, उसमें आपने क्लॉथ डालने हैं, सर्फ डालना है, और वो वॉश करके आपको ड्राई करके दे देगी। बस थोड़ा बाहर ओपन एयर में रखेंगे तो वो कपड़े रेडी होंगे, उसके बाद प्रेस कर लो और यूज़ कर लो। आप जिस भी अकोमोडेशन में जाओ आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए लॉन्ड्री का। आपने ऐसी अकोमोडेशन में नहीं ओके होना जिधर वॉशिंग मशीन नहीं हो। क्यों? सुनो, क्योंकि अगर आप आउटसाइड लॉन्ड्री में जाओगे ना, जो आपको नीचे लॉन्ड्री मिल जाएगी वॉशिंग के लिए, वो 1.5 दरम पर पीस चार्ज करेगी प्रेसिंग, 1.5 दरम पर पीस चार्ज करेगी प्रेसिंग, 1.5 दरम वॉशिंग। सो टोटल 3 दरम पर पीस। अगर आपका 2 पीस हैं लाइक शर्ट पैंट, ये आपको 6 दरम कॉस्ट पड़ेगी 1 टाइम वॉशिंग एंड प्रेसिंग। सो अगर आप एक मंथ में 10 पेयर वॉश करवाते हो तो आपको 60 दरम पड़ेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जो आपकी अंडर गारमेंट्स हैं वो भी पर पीस के हिसाब से काउंट होती हैं। तो लेकिन अगर आपकी अकोमोडेशन में ऑप्शन अवेलेबल है लॉन्ड्री का, वॉशिंग का, प्रेसिंग का, तो वो आपकी ये एक्स्ट्रा मनी सेव करेगा, नहीं तो ये आपकी एडिशनल कॉस्ट होगी। उसके बाद है कि आपने ट्रैवल करना है दुबई में, यूएई में, तो क्या बेस्ट वेज हैं जिस पे आपके कम से कम खर्चा आए और आप ट्रैवल कर सकें। तो अगर तो आपकी इंटरव्यू कॉल है ना, तो आपने पैसे नहीं बचाने। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने टैक्सी पकड़नी है और सीधा इंटरव्यू वाली जगह पे पहुँच जाना है, ना कि आपको इंटरव्यू कॉल है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चक्कर में और आपसे बस मिस होगी और आपका इंटरव्यू मिस हो गया। जब आपकी इंटरव्यू कॉल है तो आपने टैक्सी पकड़नी है, वो आपका विदन दुबई में 50 से 100 के बिटवीन खर्चा आएगा, ठीक है। लेकिन आप प्री प्लान कर लें, या तो अगर आपके पास अनफ टाइम है ना तो आप फिर चले जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, लाइक आपके पास 3-4 आवर्स हैं तो आप फिर इजीली मूव कर जाओ। मेट्रो भी है, मेट्रो आप दुबई में अच्छा ऑप्शन है, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि थोड़े ऑफिस एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं होते मेट्रो स्टेशन पे, तो थोड़ा दूर जाना होता है, तो उसमें आपको टैक्सी हेल्प करती है ताकि आपका इंटरव्यू मिस ना हो। लेकिन अगर आप मेट्रो यूज़ कर सकते हो, कोई आपका जानने वाला है जो आपको गाइड कर सकता है, जो ड्रॉप कर सकता है, तो ये चीज़ें आपने खुद कंसीडर करनी है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इंटरव्यू के लिए टैक्सी। उसके बाद अगर आपने नॉर्मल ट्रैवल करना है, लाइक आप कहीं सीवी ड्रॉप करने जा रहे हो, किसी ने आपको रेफरेंस दिया कि उस जगह पे जॉब अवेलेबल है, आप उधर जा रहे हो, तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, ठीक है। उसके मैं बताता हूँ कि आपको हेल्प कैसे होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कैसे इजीली ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद जो हमसे गलती होती है जब हम नए आते हैं ना, तो हम समझते हैं अपनी कंट्री वाला साहब के बस फ़लाने सिटी में पहुंच जाओ, फ़लाने चौक में पहुंच जाओ, फ़लाने रोड पे पहुंच जाओ तो वो इजी होता है। दुबई में ऐसा नहीं होता। आप अगर सपोज़ बिज़नेस वे में जाते हैं तो बिज़नेस में भी बहुत सारी बिल्डिंग है, उनके फिर बहुत सारे फ्लोर हैं, बहुत सारे एक एक फ्लोर पे ऑफिस हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि बिल्डिंग का नेम क्या है, फ्लोर नंबर क्या है, ऑफिस नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपको वो जो गूगल पे है वो शेयर कर दे जीपीएस लोकेशन।
दो एप्लीकेशन बहुत अच्छी हैं जो इधर काम करती हैं, एक 2GS है और एक गूगल मैप है। गूगल मैप के लिए आपको डाटा चाहिए होता है, लेकिन ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इनका अभी गूगल का ऑप्शन आया हुआ है कि ऑफलाइन, तो उसमें आप डाउनलोड कर लोगे ना कि दफ़ा वाईफाई से, तो वो फिर काम करेगी। और जो 2GS है ये फ्री है, इसके लिए डाटा नहीं चाहिए होता। लेकिन 2GS बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें वो आपको एड्रेस भी बताती है, जो मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर भी बताती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है फ्री में यूज़ करने के लिए। उसके बाद देखें, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो इधर दो एप्लीकेशन है, अबू धाबी के लिए दारब है और दुबई के लिए सोहेल है। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको बताती है कि जिस जगह आप खड़े हो इस जगह पे कौन सी बस आएगी, ये किधर किधर जाना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन थोड़ी ऑनलाइन चलती हैं। ठीक है, आप जो दुबई वाली एप्लीकेशन है इसको 2GS से भी रिप्लेस कर सकते हो। वो भी इंफॉर्मेशन बस वगैरह की देती है कि आप इस स्टॉप से ये बस पकड़ोगे तो ये इस स्टॉप पे आपको छोड़ेगी, इधर से आप मेट्रो पकड़ो, उस स्टॉप से उतरो, उस स्टॉप से ये बस पकड़ो तो इस जगह आप पहुंच जाओगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके अपने पास रखनी है। जब आप अपने रूम में हो, अपने सारा जो क्या बोलते हैं वो जो टाइमलाइन है, जो ड्रेस है, वो सारा देख लेना है इन दो एप्लीकेशन से जाने से पहले। उसके बाद आता है फूड टू ईट। देखें, आप दुबई में आ गए, अब आपकी जो ज़रूरत है कि आपने खाना खाना है। ठीक है, अकोमोडेशन भी होगी, ट्रैवल का भी समझ आ गया। खाना जो है ना, इसमें भी आपके पास 3-4 ऑप्शन है, वो भी मैं एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्टली जो अकोमोडेशन उधर मेस का ऑप्शन होता है। ठीक है, वो जो लोग रूम में रह रहे हैं वो खुद बनाते हैं। ठीक है, किचन में, तो वो तकरीबन आपको 200 से 250 के करीब पड़ेगा। डिपेंड करता है कि उनका मेस का स्टाइल क्या है, वो मीट वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं या वो वेजिटेबल खा रहे हैं। तो आपको अगर ये ऑप्शन मिलता है तो आपने फ़र्स्ट ये अवेल कर लेना है। नहीं मिलता तो फिर जो आसपास के रेस्टोरेंट होते हैं उधर मेस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। वो तकरीबन 3 टाइम का खाना 300 के पास आपको मिलेगा। ठीक है, आपने ये अवेलेबल कर लेना है। ठीक है, अगर आपने कोई भी मेस का ऑप्शन अवेल किया है तो आपने जब भी कहीं बाहर जाना है जॉब सर्चिंग के लिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए, किसी भी चक्कर में आप बाहर जा रहे हैं, तो आप अपना पार्सल कोशिश करें कि आप एक पार्सल मिल जाएगा आपको ना, फूड पार्सल का 10-15 दिरहम का बॉक्स, उसमें आप अपना पार्सल साथ लेके जाओ, ताकि अगर आप आउटसाइड हो तो आपको बाहर का खाना ना खाना पड़े। क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाएंगे तो वो कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। जो ब्रेकफास्ट है आपको 5 to 8 दिरहम पड़ेगा, लंच आपको 10 से 12 दिरहम, डिनर 10 से 12 दिरहम, तो एवरेज आपको 25 दिरहम का खाना बाहर पड़ेगा। एक दिन का खाना आप बाहर से खाते हो। आपने कोशिश करनी है कि खाना जो है आप अपने साथ लेके जाओ और मेस में रहो, उसमें आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी। अगर 25 दिरहम भी आप लगाएं तो 4 दिन का आपका 100 लगेगा। ठीक है, तो जो तकरीबन आपका मेस है ये 700-800 दिरहम को पहुंच जाएगा अगर आप बाहर से खाते हो तो। उसके बाद आ जाता है कि अब आपके मेस भी हो गया, फूड भी हो गया, ट्रैवल भी हो गया, अकोमोडेशन भी हो गई, यूएई में भी पहुंच गया, तो अब आपने जॉब सर्च करनी है। सबसे पहले तो आप जिस एरिया में हो ना, आपने उधर अपनी सीवी इमीडिएटली हैंड ओवर करनी है। जो लोग उधर कोई जॉब, कोई शॉप है, कोई बिल्डिंग है, जो आपके रूममेट हैं, जो आपकी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको अपनी सीवी दो कि यार मैं नया बंदा आया हूँ, मैं ये फील्ड में काम करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो आपको नहीं पता कौन सा डोर आपके लिए जॉब ले आएगा। उसके बाद आपने जो एरिया मैं रिकमेंड करता हूँ ना, हार्ड कापी लेके विज़िट करने, वो मैंने इधर लिख दी हैं। उसमें दे रहा है उधर काफ़ी बिजनेस होता है। दुबई में बिज़नेस बे है, अलकूज़ इंडस्ट्रियल एरिया है, दुबई मरीना है, शारजा में, क्योंकि शारजा दुबई साथ साथ है, उधर शारजा इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। इनमें आप विज़िट करो अगर आप कर सकते हो, मौसम अच्छा है, इधर सीवी ड्रॉप करो तो इधर से भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये है वो एरिया जिधर आपने जाके सीवीज़ ड्रॉप करनी है। उसके बाद गूगल जिंदाबाद, गूगल पे आपको जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, आपने गूगल में जाके लिखना है कि जो आपकी फील्ड है ना, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटेंट हो, अब उधर गूगल में लिखोगे अकाउंटेंट जॉब्स अवेलेबल, तो वो गूगल आपको शो कर देगा कि इस जो जॉब पोर्टल्स है उसमें ये पोस्टिंग है। ठीक है, उधर से
ऐड ओपन करो, उस पे आपको कांटेक्ट मिलेगा, उसको कॉल करो मोबाइल से कि सर ये मैंने आपकी ऐड पढ़ी है, मुझे जॉब चाहिए, क्या ये जॉब अभी भी अवेलेबल है। वो बंदा आपको कॉल पे बता देगा कि नहीं ये ऑलरेडी हमने बंदा रख लिया है, क्लोज़ हो गई है, ये अवेलेबल है, इंटरव्यू के लिए आ जाओ। ठीक है, ये एक फ़ास्ट वे है गूगल से जॉब आप कैसे सर्च करोगे। जो प्रोफाइल आपके बने हुए हैं उधर से भी आप अप्लाई करोगे, लेकिन ये एक फ़ास्ट वे है। गूगल पे लिखो, उधर से नंबर निकालो, उनको कॉल करो, वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपने डोबीजेल पे, मैंने जैसे डोबीजेल का जब पहली स्लाइड में बताया था कि डोबीजेल पे पेड और अनपेड ऐड लाजमी डालनी है, क्योंकि आप नए हो तो उधर से वो लोग आपका प्रोफाइल देखें जिनको बंदे चाहिए। उसके बाद इधर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी हैं, वो आपकी सीवी ले लेंगे, वो आपको प्लेस करवाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको पे कुछ नहीं करना, वो फ्रॉड भी होते हैं काफ़ी। जो एजेंसीज़ हैं वो फ्रॉड करती हैं, वो पैसे ले लेते हैं, होता कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ जेन्युइन भी होती हैं जिनके पास ओरिजिनल आती हैं जॉब्स और वो आपको फिर प्लेस करवाती हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये बिज़नेस बे में काफ़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं और उधर से अच्छी हैं मैंने सुना है, लेकिन देरा वगैरह में इस एरिया में जो है उधर नहीं पैसे देने। बाकी आप खुद आपको पता चल जाएगा कि ये क्या सीन है। उसके बाद दुबई में काफ़ी ज़्यादा जो बल्क रिक्रूटमेंट होती है ना, वो वॉक इन इंटरव्यू होते हैं। लाइक उन्होंने बताया होता है कि यार इस दिन हमने बंदे हायर करने हैं, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, इधर आ जाओ। लाइक 10 से 5 के बिटवीन आपका इंटरव्यू होगा, उधर आपने जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स उधर लाजमी साथ लेके जाना है। अगर क्योंकि आप ओके करेंगे तो उधर ही आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे वीज़ा के लिए। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू अपने सर्च करने के किधर किधर चल रहे हैं, उधर आप जाओगे, आपका एक तो इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस तो लाजमी बनेगा ना। देखो वो एक इंटरव्यू है, चल रहा है, बाकी अप्लाई कर रहे हो, आपको पता नहीं कब इंटरव्यू की कॉल है, लेकिन अगर आप वॉक इन इंटरव्यू में जा रहे हो तो अपने इंटरव्यू देना है, उधर अपने आपको प्रेजेंट करना है, तो वो आपको एक्सपीरियंस लाजमी देगा अच्छा। उसके बाद इधर ना दुबई में काफ़ी लोग हैं जो फ्री रज़ाकाराना तौर पर लोगों को गाइड कर रहे हैं, जिसमें एक इमरान हलाल सर बहुत अच्छे हैं, जो पाकिस्तान एकेडमी है इधर उद मेहता मेट्रो स्टेशन के पास जो ग्रीन लाइन पे है, उधर वो फ्री लेक्चर देते हैं। वो सीवी की टेक्निक्स भी बताते हैं, वो जो है आपको प्लेस भी करवाते हैं। अगर उनके रेफरेंस में कोई जॉब हो तो वो आपकी सीवी ले लेते हैं, उधर फॉरवर्ड भी करते हैं। सीवी मेकिंग की भी वो टेक्निक्स देते हैं, जॉब हंटिंग की टेक्निक्स भी देते हैं, वो बहुत गाइड करते हैं। उनका तकरीबन 4 और लॉन्ग लेक्चर होता है इधर पाकिस्तान एकेडमी उसमें मस्जिद में। ठीक है, तो वो भी मैं इधर ये उसका नेम भी लिख दिया है, और ये गूगल पे ये लिंक लिखेंगे ना तो आपको वो उधर डायरेक्ट जीपीएस पे ले जाएगा। ठीक है, ये जीपीएस का मैंने लोकेशन भी डाली है। ठीक है, बाकी अगर फिर भी आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर ये जीपीएस लोकेशन डाल दूँगा। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग अगर कुछ चल रही है, कुछ जॉब हंटिंग टेक्निक कोई बंदा दे रहा है, तो आपने उस बंदे से भी कोऑर्डिनेट करना है ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद आपकी जॉब सर्च इस तरह जारी रहेगी, तो आपको इंशाल्लाह जॉब इंटरव्यू कॉल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब इंटरव्यू कॉल आए तो आपने क्या करना है, इंटरव्यू में आपसे मोस्टली पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसमें आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना था। अपना नाम बताएं, क्वालिफ़िकेशन बताएं, एक्सपीरियंस बताएं। एक्सपीरियंस अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो बताएं, नहीं तो आपने जो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी स्टडी सीखा है वो बताएं। ठीक है, उसके बाद आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं ये बता रहा हूँ, मे बी आपके साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो। जो क्वेश्चन होंगे ना वो प्रॉब्लम बेस्ड होंगे कि लाइक वी आर फेसिंग दिस इशू, टेल अस हाउ यू विल फिक्स, ना कि स्किल बेस के आप में कम्युनिकेशन स्किल है, ये लीडरशिप स्किल है, नहीं, वो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, उनमें ही वो आपकी ये स्किल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन लाजमी होता है कि वाई वी हायर यू, तो इसमें भी आपने आंसर करना होता है। अब जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो आपने अलाइन करवा देना होता है जो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है, ताकि वो सेटिस्फाई हो आपके आंसर से। आपके पास आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देखें, वो आपसे सैलरी के बारे में पूछेंगे तो ये आपने कोशिश करनी है कि ना ही आंसर करो, लेकिन अगर वो इंसिस्ट करते हैं तो उनको ब्रैकेट में बता दो कि लाइक इतने से इतने में मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, जॉब ऑफ़र उसके बाद आपको होगी, जब आपका जॉब इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा तो आपको वो जॉब ऑफ़र करेंगे। ठीक है, जॉब ऑफ़र में आपको पता ना चाहिए कि आपने किस सैलरी पे
एग्री करना है, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है एक बंदे का 2000 अनफ हो और एक के लिए 20,000 भी अनफ ना हो। आपको पता है कि आपने स्टडी पे कितना स्पेंड किया है, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, क्या आपकी वर्थ है, उस हिसाब से आप अपना देख लें। मैं फिर रफली आइडिया दे दूंगा कि आपका कितना एक्सपेंस होगा, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें। लिविंग एक्सपेंसेस तकरीबन अगर आपको कंपनी बेनिफिट नहीं देती तो 1500 होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब आप एग्री कर लें सैलरी के लिए। लेकिन देखें, अगर आपको कंपनी फैसिलिटीज़ दे रही है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, फूड भी दे रही है, अकोमोडेशन भी दे रही है, तो फिर आप ये चीज़ें सैलरी देख लें कि आपने किस सैलरी पे एग्री होना है। फिर आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदे को कंपनी सैलरी दे रही है 2500, ठीक है, और उसका सारा कुछ अपना है, उसको 1000 बचेगा, ठीक है। एक कंपनी है जो तीनों चीज़ें दे रही है, ट्रांसपोर्ट भी दे रही है, फूड भी दे रही है, अकोमोडेशन भी दे रही है, सैलरी 1500 दे रही है। तो वो जो 2500 वाला है उससे बेटर है ये 1500 वाला, क्योंकि इसका 1500 सेविंग है, सारा कुछ तो कंपनी का है। तो ये डिसीजन आपने, क्योंकि हर बंदे को सेम ऑफ़र नहीं मिलेगी, तो ये आपने खुद देखना होता है कि क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, क्या पैकेज ऑफ़र हो रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। उसके बाद यूएई में जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 8 to 10 आवर होते हैं, डिपेंड करता है कंपनीज़ पे। कुछ 8 आवर्स ड्यूटी लेती हैं, कुछ 9, कुछ 10, तो कुछ इससे भी ज़्यादा लेती हैं। तकरीबन हर कंपनी 1 वीकली डे ऑफ देती है। मोस्टली ये पहले फ्राइडे था, अब संडे है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी वर्क कंडीशन की वजह से। बाज़ मंडे को भी देंगी, ट्यूसडे को भी देंगी, वो अल्टरनेटिव देंगी आपको, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तकरीबन हर कंपनी जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ अनाउंस करती है वो देती है, लाइक ईद पे, उसके बाद इनका जो नेशनल डे है उसकी जो हॉलीडेज़ आती हैं तो वो सारी आप इंटाइटल होते हैं उनके। उसके बाद जब आपको कंपनी ने ऑफ़र करवाई, एक वर्बल होती है, लेकिन आपने कोशिश करनी कि आपको रिटर्न वो अपने पेपर पे जो लेटर हेड पे लिख के दे दें, ना कि वो वर्बल बाद में। कुछ कंपनीज होती हैं जिधर वो फिर विदड्रॉ कर जाती हैं, जब उनको अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो वो आपको फिर बोलती हैं कि नहीं आप और देख लें अपने लिए। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपके पास उनका लेटर हेड वाला एटलीस्ट ऑफ़र लेटर हो। उसके बाद देखें, आपको ऑफ़र लेटर भी दे दिया, आप ड्यूटी पे भी आ रहे हो, तो आपने रेगुलरली चेक करता रहना है अपने वीज़े के बारे में। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका वीज़ा एंड हो गया ना तो फ़ाइन आपको पड़ेगा। जब तक आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता उस वक्त तक वीज़े के फ़ाइन के आप ज़िम्मेदार हो। तो ये नहीं हो कि आप जॉब पे बैठे रहो और बाद में कंपनी बोले कि हम तो आपको वीज़ा नहीं दे रहे और आपके पास पैसे भी नहीं हो, और आपका वीज़ा भी ख़त्म हो जाए और आपके पास फर्दर ऑप्शन भी ना हो। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आपने कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी आप जॉब पे सेटल हो जाओ, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट हो जाए विज़िट वीज़े से। जो सैलरी आपको पे की जाएगी उसके 3 चैनल हैं। नॉर्मली वो बैंक से पे की जाती है, एक्सचेंज हाउसेस से भी पे की जाती है, और कुछ कंपनीज कैश भी देती हैं। तो ये इतना इशू नहीं है, लेकिन मोस्टली बैंक या एक्सचेंज हाउस से सैलरी आती है, क्योंकि इधर WPS का चक्कर है, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इस वजह से वो बैंक या एक्सचेंज हाउस से देती हैं जब आप उनके MOL पे चले जाते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप के पास सेविंग हो रही है तो आपने कोशिश करनी है कि आपके मुल्क में अपना अकाउंट हो, क्योंकि इधर सेविंग, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बड़ा मुश्किल से आपके पास रहती हैं। तो अगर आप जो पैसा मुल्क में भेज लेते हो वही आपकी एक्चुअल सेविंग होती हैं। तो वो अपने नाम पे रखना है, किसी के नाम पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके नाम पे अकाउंट होगा आप पैसा उसमें भेजोगे, आप जिधर मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी दो, ताकि वो आपकी एक स्टेटमेंट बने। कल को कोई भी गवर्नमेंट की एंटिटी पूछती है तो आपके पास प्रूफ ऑफ सोर्स इनकम का प्रूफ हो कि ये मेरी इनकम है, मैंने बाहर से पैसे भेजे थे और इसको मैंने इन्वेस्ट करके ये चीज़ ली है। तो इस वजह से आपने हमेशा अपने अकाउंट में पैसे भेजने हैं, उसके बाद आपकी जिसको मर्ज़ी वो ट्रांसफ़र करो। अगर देखो कोई भी आपका लेबर रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्यूटी आवर्स के बारे में, हॉलीडेज़ के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये जो वेबसाइट है more.gov.ae, इस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसको आप इस वेबसाइट से आपको लेबर लॉ भी मिल जाएगा।
उसके बाद है वीज़ा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें देखें कुछ कंपनीज़ में कुछ लोग ना वो आपसे पैसा ले लेते हैं। वो कंपनी वीज़े के पैसे दे रही होती है, लेकिन कुछ जो कंपनी के मुलाज़म हैं वो आपसे बारों बार अपना पैसा बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। लेकिन कुछ कंपनीज़ भी लेती हैं, उनकी मैनेजमेंट बोलती है कि पैसा लेंगे, लेकिन एज़ पर लॉ एम्प्लॉयमेंट के सारे खर्चे कंपनी बियर करती है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, जो ईआईडी और चेंज स्टेटस है वो एम्प्लॉई को देना पड़ता है। उसमें एमर्स आईडी के 270 दरम है, और जो चेंज स्टेटस है उसके 650 दरम है, ठीक है। ये नॉर्मली कंपनीज काटती हैं, आपकी सैलरी से कट कर लेती हैं। नेट नगद कोई भी नहीं लेता, लेकिन सैलरी से कट कर लेते हैं। इसके अलावा नहीं कट होते, लेकिन कुछ कंपनीज वीज़े के पूरे पैसे काटती हैं, वो बनता है तकरीबन 5 से 6 हज़ार। तो ये जब आपको कंपनी ऑफ़र दे रही है तब आपने कंफर्म कर लेना है कि भाई मेरे वीज़े का क्या बनेगा, मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने आप दोगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन उस वक्त ही क्लियर कर लेनी है, ठीक है। अब आपका वीज़ा भी लग गया, जॉब भी हो गई, आपने इधर हैप्पीली 1 साल कंप्लीट कर लिया। तो अब आप चाहते हो कि मैं मुल्क जाऊं, तो उसका क्या सीन होगा। देखिए 1 साल बाद कंपनी आपको 30 पेड लीव देगी, ठीक है। इसमें भी कंपनी के पास राइट होता है कि वो आपको 2 साल बाद 60 पेड लीव दे दे। वो आपको रोक भी सकती है अगर वर्क कंडीशन ऐसी हैं तो, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद जब आपके 1 ईयर कंप्लीट होगा तो आपको 30 पेड लीव दी जाएंगी, और 15 एमरजेंसी लीव होती हैं 1 साल में। अगर कुछ आपके घर में कुछ अल्लाह ना करे कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ है, शादी है एट्सेट्रा है, तो आप उसमें ये इमरजेंसी लीव लेके भी जा सकते हो। जो आपकी लीव सैलरी होती है उसमें बेसिक प्लस अकोमोडेशन दी जाती है इधर नॉर्मली यही, और कुछ कंपनी एयर टिकट भी दी जाती है, लेकिन कुछ कंपनी नहीं भी देती, लेकिन मोस्टली कंपनीज एयर टिकट देती हैं। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। कुछ कंपनी के अपने ही रूल हैं, वो सिर्फ बेसिक पे करती हैं, नहीं वो एयर टिकट देती, नहीं अकोमोडेशन देती, ठीक है। तो ये भी आप जब ऑफ़र लेटर आपको मिले तब आपने कंफर्म कर लेना है कि सर मुझे क्या क्या जब मैं साल बाद जाऊंगा तो बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब देखें आपने छुट्टी का क्या प्रोसीजर होता है। नॉर्मली आपने अपने एचआर को अप्लाई करना होता है अगर कंपनी बड़ी है। कुछ में एचआर नहीं होता, उधर अकाउंट्स को ही अपने अप्लाई करना होता है, आपने अपने मैनेजर को बताना होता है। मोस्टली ये रिटर्न ही होता है, लेकिन कुछ में औरल भी चलता है कि सर मैं इस मंथ में छुट्टी जाना चाहता हूँ, तो वो आपको अप्रूव कर देगा। वो औरल होगा तो औरल बता देगा। व्हाट्सएप पे भी आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, प्रॉपर लीव एप्लीकेशन भी हो सकती है, उस पर वो रिमार्क्स आ जाएंगे एचआर के, वो लिख देगा कि अप्रूव्ड है, ठीक है। तो जब वो अप्रूव कर देगा तो फिर आपको लीव सैलरी, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो पे करते हैं, तो वो भी चेक की सूरत में या बैंक ट्रांसफ़र या कैश किसी भी सूरत में वो आपको मिल जाएगी, आपकी सैलरी के साथ आ जाएगी, ठीक है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मोस्टली जो है पासपोर्ट वो एचआर ऑफिस में होता है, लेकिन इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंपनीज जो है ना वो नहीं भी रखती कुछ, लेकिन मोस्टली ये एचआर में होता है। वो आपको जब आपने छुट्टी जाना है आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो पासपोर्ट आपको दे देंगे, ठीक है। ठीक है, अगर कुछ आपके लिए इमरजेंसी बन गई और आपने जाना है, ठीक है, तब आपको सिर्फ पासपोर्ट मिलेगा और एयर टिकट आपने खुद लेनी है और आप जा सकते हो। इधर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने बिफोर अप्लाई करना है, लाइक जिस तरह सऊदीया में आपको एग्जिट अप्लाई करना बोल पड़ता है, जिसको खरूज बोलते हैं, लेकिन यूएई में ऐसा कुछ नहीं है। आप एयर टिकट पकड़ो, सीधे जाओ एयरपोर्ट पे, पासपोर्ट लो और आप एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद है कि आपने परमानेंटली अब जाना है, ठीक है। आपने इधर 10 साल यूएई में स्पेंड कर लिए और अब आप बोल रहे हो कि बस मैं अब वाइंड अप कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। आपने रिज़ाइन करना है सबसे पहले कंपनी को। आपने उनको पहले बताना है कि सर मैं रिन्यू नहीं करना चाहता। मोस्टली गुड ये होता है कि आप जब आपका रिन्यूअल है तब रिज़ाइन करो, ताकि जो कंपनी ने आप पे वीज़ा पे स्पेंड किया है वो उनका लॉस ना हो, ना कि आप उनके वीज़ा लगवाओ और 1 माह बाद 2 माह बाद। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब आपने जाना है आप 1 साल 2 साल पहले एडवांस प्लान करो और रिन्यूअल पे से 30 डेज़ पहले रिज़ाइन कर दो। तो मिनिमम 30 डेज़ का पीरियड होता है कि आपने बताना है कि रिटर्न मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन आप डिपेंड करता है कंट्रैक्ट पे और लेबर लॉ पे, क्योंकि अभी ये काफ़ी अमेंड कर रहे हैं,
तो आप जब ज्वाइनिंग करते हो तो आप अपना कंट्रैक्ट वगैरह देख के उस हिसाब से जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस हिसाब से रिज़ाइन करोगे। अगर वो आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो फिर आपकी फ़ाइनल सेटलमेंट बनाएंगे। फ़ाइनल सेटलमेंट में आपकी ग्रेजुटी होगी, लीव सैलरी आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्लस ग्रेजुटी होती है। ग्रेजुटी का भी क्राइटेरिया है, वो सेपरेट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना, मैं फिर कंप्लीट वीडियो उस पर बना के आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आपको ग्रेजुटी, लीव सैलरी और एयर टिकट मिलेगी। ठीक है, अगेन ये चीज़ डिपेंड करती है कि कंपनी की क्या पॉलिसी है। ठीक है, अब आप जा रहे हो तो आपने जो अपनी सिम कैंसिल करनी है, अपने जो भी कंट्रैक्ट हैं, बैंक अकाउंट क्लोज़ करवाना है, ये चीज़ें लाजमी क्लोज़ करके जानी, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट क्लोज़ नहीं करवाओगे तो उस पर चार्जेस आते रहेंगे। उसका क्या इशू होगा, जब आप दोबारा वापस आओगे तो वो बैंक आपसे चार्जेस क्लेम करेगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह सिम है, सिम वगैरह भी आपने क्लोज़ करवा के जानी है ताकि वो किसी और के नाम पे इशू हो जाए। ठीक है, अब आप सुकून से जा सकते हो अपने इधर जितने साल भी लगाए, ताकि आप दोबारा दुबई वापस आ सको। तो इसके साथ मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म हुई। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देखी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके कैरियर इन दुबई में बहुत हेल्पफुल होगी। अब आपने क्या काम करना है, एक गुजारिश है, मेरा जो चैनल है ये अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं करियर के बारे में और ऐसी वीडियो डालूं जिससे आपका, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।